हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मंडे है और आज आप देखोगे तो 12/10/2020 है। आज के दिन निफ्टी ने ओपनिंग की है 10,973 के आसपास, 11,937.55 पे एग्जैक्टली। और उसके बाद हाई लगाया है 12,022 का। तो 12,000 आज निफ्टी ने फरवरी के बाद पहली बार टच किया है। और उसके बाद लो लगाया था 11,867 का एंड क्लोजिंग उसकी हुई है 11,930.95 पे। तो देखा जाए तो आज 11,900 के नीचे भी ये 40 पॉइंट जाके आया है और 12,000 के 20 पॉइंट ऊपर भी जाके आया है। तो अच्छा खासा इसने आज एक रेंज इसने कवर किया है। तो 12,000 के ऊपर ऑब्वियसली फेस्टिवल सीज़न में निफ्टी जाएगा, ऐसे बहुत लोगों का, बहुत दिग्गज एनालिस्ट का मानना था। लेकिन ये मुहूर्त ट्रेडिंग तक या दिवाली तक आएगा ऐसा अंदेशा था। लेकिन जिस तरीके से ये जंप कर करके गैप अप ओपन हो के 12,000 तक पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि जो यूएस इलेक्शन आने वाला है उसके पहले मार्केट को ये टारगेट अचीव करना था, ताकि अगर यूएस इलेक्शन अनफेवरेबल उसमें कोई रिजल्ट आए तो वहाँ से हमको कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट गिरने का एक स्कोप रहे। बाद भी मार्केट 11,000 10,800 के आसपास जाके रुक जाए। तो ये शायद इसके पीछे रीज़न रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो रैलीज होती है आजकल वो लिक्विडिटी ड्रिवन होती है या एक्सपेक्टेशन पे होती है। तो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ट्रंप ने बोला है कि मैं रिलीफ पैकेज लाऊंगा, तो वो एक रीज़न है कि लिक्विडिटी वापस वहाँ से बढ़ने वाली है। और यहाँ पे आपको पता है कि आज ही निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज़ बोली है कि कुछ बूस्ट करने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ नए उन्होंने आज 2-4 स्कीम्स बताई है। मैं उसको स्कीम्स ही बोलूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो एम्प्लॉयज़ को एलटीसी मिलता है उसको उन्होंने अपफ्रंट देने की बात कही है, और वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है कि आपको इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा उसमें से, और कंजम्पशन से रिलेटेड ही स्पेंडिंग होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। उसके बाद स्टेट्स को अच्छा खासा यहाँ पे लोन बिना किसी इंटरेस्ट के मिलने वाला है। लेकिन आप देखोगे तो कोविड के कारण जो स्टेट्स का डिमांड है वो भी काफ़ी हाई है, और उसके लिए जो टेन्योर दिया है वो पूरा 50 साल का दिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेबी स्टेप हम लोग उसको मान सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई वो पैकेज नहीं है। पैकेज तो तब होता जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लोगों को मिलता, जैसे यूएस में मिला सबको, $2,000 मिले, ताकि वो उससे जो चाहे वो करे। लोगों को भी इतना पता होता है कि कोविड का समय है, तो वो लोग बिना मतलब का कुछ कंजम्पशन नहीं करते। जो भी पैसा है वो बैंक में रखते हैं, और जो बहुत आराम से, बहुत सोच समझ कर उसको स्पेंड करते हैं। तो जनता पे भरोसा रख के डीबीटी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। इंडिया शायद उतना हाई पॉपुलेशन को कुछ रिलीफ नहीं दे सकती, ऐसे तो लग रहा है हमको। तो खैर, रीज़न वही है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, कुछ बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे जाता है। तो आज अच्छी न्यूज़ थी, मार्केट ऊपर था। सुबह तो डाउ फ्यूचर्स एंड बाकी के जो अमेरिकन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, न्यूज़ ही मिल रहा था। और SGX निफ्टी जो है वो भी 12,000 के आसपास दिख ही रहा था सुबह। तो आज 12,000 लगेगा, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सुबह ही डाल दिया था, क्योंकि वो हम लोग एस्टिमेट कर ही रहे थे कि इतना जब फास्ट आ ही रहा है तो 12,000 भी क्यों नहीं आएगा, तो आ गया वो। तो आज का जो गेनर्स है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मैं आज इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट मार्केट में नहीं करा था, तो फिर भी देख लेते हैं क्या था। तो आज इन्फोसिस है वो
ऑलमोस्ट 2.93% पे क्लोज हुआ है। तो आईटी सेक्टर में जो टीसीएस है, विप्रो है, वो लगातार चले हैं क्योंकि उसमें बायबैक का स्टोरी है। और आज आप देखोगे तो इन्फोसिस चला है। तो रिज़ल्ट के पहले बहुत बार ऐसे होता है कि जो अच्छे रिज़ल्ट देने वाली कंपनियां हैं वो पहले से उसमें लोग पोजीशन लेते हैं और जैसे ही रिज़ल्ट आता है वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस इसीलिए आज 1140 तक बंद हुआ है। आईटीसी है 172 तक। तो आईटीसी आपको, अगर मेरे आप सारे वीडियो देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें आईटीसी में लगातार डिप पे मैं खरीदते जा रहा हूँ, क्योंकि आईटीसी में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है उसका डिविडेंड। 5-6% का डिविडेंड आपको मिल जाता है बिना कोई मेहनत लिए। और सेविंग अकाउंट में अगर मैं पैसा रखता हूँ तो भी मुझे सिर्फ 4-4.5% मिलता है। तो उससे बेटर ये है कि मैं आईटीसी में पैसा लगा के भूल जाऊँ। जब तक डिविडेंड मिलना है तब तक मिलते रहेगा, जिस दिन कैपिटल गेन अपने नसीब में होगा वो भी मिल जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सिन कैटेगरी में आता है, सिगरेट से रिलेटेड ये कंपनी है। तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस रहता है, ये एक रीज़न है इसमें। लेकिन वो चल आज इसलिए रहा था क्योंकि CLSA ने उसमें 220 का एक अच्छा टारगेट दिया है, आउट परफॉर्म करेगा ऐसा रेटिंग दिया है। और ये बोला है कि जो FMCG का इसका जो बिज़नेस है वो हो सकता है कि 30% CAGR के हिसाब से 2023 में ये रिटर्न दे। बहुत ही एम्बिशियस ऐसा टारगेट CLSA ने दिया है। तो 220 तक ये जाएगा। ये न्यूज़ सुनने के बाद लोगों ने इसमें बॉटम फिशिंग शुरू की है और इसलिए वो आज 174 तक भी जाके आया था। 172.45 पे ये बंद हुआ है। UPL है जो 507 पे आज क्लोज हुआ है, लगभग 2% पे। तो जो भी कंजम्पशन के स्टॉक्स है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है, वो चल रहा है। शायद अर्बन में इतना कंजम्पशन हो नहीं रहा है जितना रूरल में हो रहा है। अगर आपने ट्रैक्टर्स के नंबर देखे हो, अगर आपने फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स का आपने रैली देखा हो, तो अगर आपने टू व्हीलर्स में जो अब तक रैली आई है बजाज ऑटो में, हीरो होंडा में, वो देखी हो, तो आपको आएगा कि रूरल कंजम्पशन अच्छा चल रहा है और उसके वजह से रूरल थीम्स वाले जो स्टॉक है जैसा UPL है वो अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद सिप्ला जो मेरा ऑल टाइम पैंडेमिक का जो सबसे फेवरेट मेरा स्टॉक रहा है, 600 का लेवल से मैं इसको रिकमेंड करते आया हूँ बार बार। हाल ही में मैंने इसको 750 के आसपास फिर से रिकमेंड किया था कि इसको ले लो, अभी का अभी ले लो, उसमें SIP करते जाओ क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोविड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाइयाँ है उसमें इसका कंजम्पशन बहुत हाई चल रहा है आजकल। इसलिए सिप्ला आप देखोगे 817 पे ये क्लोज हुआ है, लगभग 2% पे। एशियन पेंट्स है ये 1.73% पे है। तो अक्टूबर सीरीज का शुरुआत में ही मैंने कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड स्टॉक्स आपको बोले थे, उसमें एशियन पेंट था, टाइटन था, ट्रेंट था, बाटा था। उसके बाद और भी कुछ स्टॉक्स थे जैसे मुथूट फाइनेंस था और गोल्ड से रिलेटेड था। और एक दो स्टॉक्स थे, बजाज इलेक्ट्रिकल था, हेवेल्स था। तो ये कुछ स्टॉक्स है। मैंने अवंती में भी वेंकीज़ में भी मैंने हाथ डालने बोला था क्योंकि मेरा ये अंदेशा था कि जो देवी बैठने वाली है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, उसके पहले तक उस स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद उसमें सेलिंग करके लोग निकल जाएंगे। तो वही हुआ। लगभग 1543 तक 1543 का क्लोजिंग हमने 2 दिन पहले ही इसमें देखा और उसके बाद स्टॉक्स में वेंकीज़ में अच्छा करेक्शन हुआ। तो ये सारी जो मैं अक्टूबर का पहले सीरीज़ के पहले दिन पे जो मैंने सारी आइडिया दी थी वो सारे स्टॉक अच्छा रिटर्न देकर गए हैं। और इसका पीछे रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें होती है जो साइक्लिक तरीके से, जो सीजनल तरीके से हमको अच्छा रिटर्न देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि दिवाली के पहले बहुत लोग पटाखा बेचते हैं, सीजनल तरीके का बिजनेस करते हैं। गणपति के पहले कोई वो लोग मकर बेचते हैं या गणपति का आइडल्स बेचते हैं। तो इस तरीके से जो सीजनल
डिमांड वाले सीजनल जो चीज़ें होती है, जैसे कोविड में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी इम्यूनिटी बूस्टर्स या ऐसे कुछ आयुर्वेदिक दवाई बहुत कुछ बेचने का काम कर रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं। तो वैसे ही मार्केट में भी काम चलता है, मार्केट कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई वाली ही बात है। तो फेस्टिवल से रिलेटेड जो स्टॉक चलने वाले थे वो स्टॉक मैंने पहले ही बता दिए और वो अच्छे चलने लग गए। बाद में आपने देखा टीवी पे वही है एनालिस्ट वही स्टॉक्स को बाद में लेकर आए, वही स्टॉक्स वो लोग बता रहे जो मैंने पहले ही अक्टूबर सीरीज़ के लिए कवर कर लिए थे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से आता है। जैसे मैं आज आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जो आप देखोगे आगे जाके चलेंगे, तो उसमें मैं पहला नाम लेना चाहूँगा मोंटे कार्लो का, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे नॉर्थ में ठंडी बढ़नी चालू हो जाएगी, उसके बाद वो ठंडी मुंबई में और बाकी के जगह पे भी आएगी। तो सबसे पहले जो वूलन क्लोथ्स है उसके स्टॉक्स चलेंगे। अब मोंटे कार्लो रजिस्टर्ड है, बड़ी कंपनी है और उसका लेकिन चलने का तरीका थोड़ा अलग है। वो बहुत आपको तड़पाएगा, बहुत तरसाएगा, ज़्यादा दिन तक वो ऊपर नहीं चलेगा। वो सिर्फ 2 या 3 दिन चलेगा, लेकिन उन 2 या 3 दिन में वो अपर सर्किट मारेगा और उस तरीके से आपको 25 से 30% मोंटे कार्लो में मिलेगा अगर आप उसमें राइट टाइम पे एंट्री करो। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरे जो स्टॉक्स है जो ठंडी में चलते हैं वो ऑब्वियसली लीकर स्टॉक चलते हैं। लीकर का कंजम्पशन दिवाली से ही बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं दिवाली के समय जुआ भी खेलते हैं, दारू भी पीते हैं और बहुत कुछ चलते रहता है। तो मेरे ख्याल से दिवाली के पास से ही ये लीकर का कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है और 31 दिसंबर तक ये ऑल टाइम हाई चला जाता है। तो ये जो लीकर के स्टॉक्स है, जीएम ब्रेवरीज है या यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये सारी स्टॉक्स जो है वो अभी रेडिको खेतान है, वो सारे आपके रडार में आ जाने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा जो कैटेगरी है वो चाय और कॉफ़ी का है। ठंडी जैसे बढ़ती है लोग चाय का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। तो पहले हम लोग टाटा कंज्यूमर्स का स्टॉक जिसको हम लोग टाटा बेवरेजेस कहते थे वो हमारे रडार पे हमेशा रहता था। अब देखोगे आप टाटा कंज्यूमर अच्छा चला था क्योंकि जो अनलॉक होने वाला था उसके वजह से वो चल रहा था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है तो वो फिर से चलेगा, क्योंकि का कंजम्पशन टाटा कॉफ़ी है, हैरिसन मलयालम है, ये सारे जो स्टॉक्स है, जयश्री टी है, ये सारे आपके रडार में अब तक आ जाने चाहिए। लेकिन उसमें राइट टाइम पे स्ट्रेटेजिकली आपको एंटर करना है और राइट टाइम पे एग्जिट करना है। तो ये कुछ आइडियाज़ है जो अभी चलेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ठंडी के दिन में या जो लास्ट का सीज़न में ये जो चलते हैं वो स्टॉक्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू ट्रैवलिंग होते हैं, क्योंकि अब तो ऐसा हाल है कि जो कोविड के वजह से जो लोग घर पे इतने महीने तक बंद थे उनको एक मौका मिलेगा कि वो लोग घूम के आ जाए। जैसे ही अभी ये छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, दिवाली की हो या बाद में क्रिसमस की हो, तो ये जो छुट्टियों का सीज़न है उसमें लोग घूमने चले जाते हैं। तो महिंद्रा हॉलीडेज़ है वो एक अच्छा स्टॉक है, वो चल सकता है। उसके बाद कॉक्स एंड किंग्स तो खैर ब्रेग्जिट के बाद उसमें अभी ज़्यादा कोई एंट्री लेता नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो स्टॉक्स है, एविएशन स्टॉक्स है, लोग अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा गोवा जाएंगे, स्पाइस जेट ज़्यादा यूज़ होगा, तो ये एक स्टॉक है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो फंडामेंटली चलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ आइडियाज़ है जो मैं आज दे रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ 2 वीक में 3 वीक में आपको ये चलते हुए दिखे, लेकिन ये चलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अक्टूबर के पहले सीरीज़ के पहले ही जिन स्टॉक्स का नाम दिया था आपने देखा उसमें कितनी अच्छी रैली आई, क्योंकि वो टाइम ही था उनका चलने का, दिवाली तक वो चलेंगे और उसमें बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सिमिलरली ये जो मैं आज लिस्ट बता रहा हूँ ये ठंडी तक चलेंगे, दिसंबर तक आप इसमें अच्छा का पैसा बना लोगे पोजिशनली और उसमें से आप बाद में एग्जिट कर सकते हो। और इसमें राइट एंट्री का टाइम कब रहेगा, जब नवंबर में ये स्टॉक्स फिर से गिरेंगे, क्योंकि नवंबर में जब यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद
काफ़ी नीचे ये स्टॉक आपको फिर से मिल जाएंगे, तब आपको फिर से उसमें एंट्री की पॉइंट मिलेगी। तो यहाँ से आप अभी से बाय करके एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वही स्टॉक फिर से आपको नीचे मिलेंगे, वहाँ पे एंट्री करके आप फिर से वहाँ पे पैसा बना लोगे। तो इस तरीके से पैसा देखो मार्केट में आराम से बनता है, अगर आप थोड़ा न्यूज़ बेस्ड, थोड़ा फंडामेंटल्स और थोड़ा सीजनल या फिर थोड़े ऐसे स्टॉक्स पे आप काम करो जिसके रेंज अपने को पता है और वो ज़्यादा उस रेंज के ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं जाता, और जहाँ पर रिस्क आप आराम से मैनेज कर सकते हो, तो वहाँ पे अच्छा पैसा बनता है। कॉरपोरेट एक्शन में काफ़ी बार पैसा फंसता है, मेरा अभी हाल ही में फ्यूचर रिटेल में फंसा है, क्योंकि उसका जो अमेज़ॉन का पार्ट था वो मुझे पता नहीं था। आई वॉज रेडी टू टेक रिस्क कि चलो, और बाद में उसको फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का FEL का स्टॉक मिल जाएगा, तो मैं उतना रिस्क लेने रेडी था। लेकिन मैं ये रिस्क, मुझे तभी पता नहीं था कि अमेज़ॉन का आगे जाके इस पर कुछ केस करेगा कि हमारा स्टेक था फ्यूचर ग्रुप में, तो आपने कैसे क्या उसके साथ डील कर दी रिलायंस वालों। तो जो ये केस है वो बहुत ही बड़ा सेटबैक है, उसके वजह से स्टॉक 2 दिन से 10% गिरते जा रहा है और 70 के आसपास वो आकर बैठा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है फ्यूचर ग्रुप में जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसका। तो कॉर्पोरेट एक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत बार, हमको उसमें लगता है कि इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया है एनालिस्ट ने तो वो सही होगा, लेकिन उन एनालिस्ट को भी पता नहीं रहता कि इनसाइड स्टोरी क्या है, और उसके जिसको पता रहती है वो मोस्टली ऑपरेटर्स होते हैं, और वो ऑपरेटर अलग डायरेक्शन में उनका गेम खेल जाते हैं और वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। तो खैर TCS का जो बायबैक आया उसके पहले भी ऐसा सीन था कि जितने सारे OFS आए थे वो डिस्काउंटेड प्राइस में आए थे, जो लोग बायबैक भी कर रहे थे वो लोग डिस्काउंटेड प्राइस में बायबैक कर रहे थे, और स्टॉक जो है 2700 के ऊपर चला गया था TCS। तो किसको पता कि ये 3000 पे ये आएगा। तो ऑब्वियसली मेरा भी ये मानना था, जैसा बाकी का एनालिस्ट का मानना था, कि 2100 से लेके 2400 पे बायबैक करेगी, क्योंकि हर प्रमोटर यही चाह रहा है कि सस्ते में उसको अपने शेयर्स कोविड के समय पे मिल जाए। बट TCS बीइंग मार्केट लीडर और लेजेंडरी कंपनी ऑफ इंडिया, TCS टाटा ग्रुप की है, तो ऑब्वियसली उन्होंने हमको प्रेफरेंस दिया, जो शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस दिया, और 3000 पर शेयर का बायबैक रखा। मैंने इमीडिएटली, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं मेरा व्यू पे चिपक के नहीं बैठता, तो ऑब्वियसली सेम डे पे मैंने बोला कि चलो अभी ख़रीद लो, अभी भी यहाँ से आपको अपसाइड मिलेगा। और आप देखोगे वहाँ से ये 2900 तक जाकर स्टॉक आया। वहाँ पे इंट्राडे में 2 दिन लगातार IT में पैसा बना, पहले TCS पे बना, बाद में विप्रो में बना, और आज तो मैंने खैर कुछ किया नहीं मार्केट में, क्योंकि आज मेरा सिर्फ एक ही काम था मार्केट में, वो था प्रॉफिट बुक करना। 12000 के ऊपर जैसे ही मार्केट चला गया तो मैंने निफ्टी 20 में जितना पैसा लगाया था नीचे का टाइम पे, वो सारे के सारे मैंने स्मॉल केसेस के थ्रू मैंने लगाया था। तो स्मॉल केसेस में मैंने प्रॉफिट बुक किया, किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 4%। तो इस तरीके से मैंने स्मॉल केसेस में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। मैं अपने लिए मैं इन्वेस्टिंग ही करता हूँ, मैं अपने लिए अभी ट्रेडिंग नहीं करता, ये आप सबको पता है। मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेडर था फुल टाइम, तब मैंने काफ़ी इंट्राडे ट्रेडिंग की थी। बहुत सारा स्ट्रेसफुल मेरा लाइफ रहा था उस समय, तो मैं अब उतना स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं चाहता लाइफ में। इसलिए इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टिंग में आप आराम की नींद सो सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहता कि शेयर कहाँ गया, क्या कहाँ नहीं गया, क्योंकि आपने फंडामेंटली कुछ सोच समझ के अच्छा कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया होता है और उसको आप भूल जाते हो। तो यही मेरा फंडा है कि मैं खुद के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और उसमें से मुझे मॉडरेट रिटर्न्स मिलता है। मैं लोगों के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, लेकिन वहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये कुछ था डिस्क्लेमर जो मैं हर वीडियो में देते रहता हूँ। उसके बाद आप देखोगे आज के जो लूज़र है उसमें भारती एयरटेल है, 413 पे ये बंद हुआ है। तो 416 का जो इम्पोर्टेंट
चार्ट पे सपोर्ट था वो टूटा है आज, और लगभग 3% नीचे ये क्लोज हुआ है। तो अगर ये, और इसका आप वॉल्यूम देखो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि ये खतरे की घंटी है। ये 416 के नीचे आया है तो ये भी साइकोलॉजिकल लेवल 400 जो है वहाँ तक ये गिरेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 400 पे ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये अंडर अभी ओन्ड होगा या फिर अभी ये ओवर सोल्ड लेवल पे होगा, तो हो सकता है इसमें बाइंग आए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गिरा है। मैंने इसको 416 पे ख़रीद के 430 431 पे बेचा भी है, लेकिन उसके बाद मेरे रडार से ये निकल गया था, और आज मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 413 पे आकर बैठा है। JSW स्टील 284 पे है। तो ये जो मेटल सेक्टर स्टॉक है वो आज नीचे इसलिए थे क्योंकि वेदांता का डीलिस्टिंग फेल हुआ। वेदांता का जो प्रमोटर है उसका ये कहना है, अनिल अग्रवाल जी का, कि हमारा कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है। भले ही चलो मैं मानता हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छा है और हम लोग काफ़ी सेगमेंट में, हम लोग मार्केट में फर्स्ट 3 टॉप लीडर में से है, स्टिल हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग 134 रुपीज़ तक हम लोग दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो 89 रुपीज़ से 134 तक वो आ गए, तो शायद उनको भी पता है कि वो वैल्यू दे नहीं रहे हैं इन्वेस्टर को। लेकिन खैर LIC है जिसका 6% तक का स्टेक वेदांता पे है, और LIC के हिसाब से 320 के नीचे ये वेदांता उनको बेचना नहीं है। तो इसलिए हुआ ऐसे कि डीलिस्टिंग के लिए चाहिए था वो उनको मिला नहीं वेदांता को। उस दिन टेक्निकल ग्लिचेस भी कुछ आया था, तो टाइम भी एक्सटेंड किया था, 7 बजे तक किया गया था। उसके बावजूद जो मैजिक फिगर चाहिए था वो मिला नहीं, और उसके बाद आज देखोगे आप स्टॉक 20-21% नीचे गिरा था। और अभी ये जो भी जिन्होंने भी टेंडर किया था वेदांता को डीलिस्टिंग के लिए, उनको ये वेडनेसडे को उनका डीमैट अकाउंट में फिर से मिल जाएगा, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद फिर वो लोग हो सकता है कि वो लोग होल्ड करें या वो लोग उसमें से बेच के निकल जाए। तो बेच के निकल जाने में तो कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस वहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार डीलिस्टिंग का एक कोशिश होगा। अभी तो अगर मैजिक फिगर मिल जाता तो वेदांता की तरफ से हो सकता है कि जो भी एक रिवर्स बुक बिल्डिंग का जो प्राइस आया है उसको वो लोग नकार देते, क्योंकि उसमें लोगों ने कुछ भी बिडिंग किया है, 1000 रुपया, 800 रुपया, तो कुछ भी पागल जैसा बिडिंग उसमें किया है। तो उसको नकार देता था और वो बता था कि देखो हम लोग 134 150 पे देने रेडी है, अगर आप इस पे रेडी हो तो दे दो शेयर्स आपके जो बचे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ तो एक ऑफ़र मिलता था और वहाँ पे ये सारी बात क्लोज हो जाती थी, वेदांता डीलिस्ट हो जाता था। लेकिन वैसे हुआ नहीं है, तो अभी फिर से एक बार डीलिस्टिंग की कोशिश होगी, और उस समय पे लोगों का दिमाग में ये रहेगा कि 134 पे वेदांता खुद डिलिस्ट करना चाहता है, तो स्टॉक को कम से कम 134 तक लेके जाया जाए, तो तब जाके एक बार उसमें थोड़ा बहुत बाइंग आएगी। और 320 तक तो खैर काफ़ी मुश्किल है, यहाँ पे कुछ निगोशिएट करके मेरे ख्याल से 180 170 या तो 165 ये कुछ लेवल्स है जिसके ऊपर वेदांता आगे जाके भी डिलिस्ट हो सकता है, क्योंकि जो LIC मांग रही है मुझे नहीं लगता कि वो वेदांता का प्रमोटर देगा कभी। तो खैर ये रीज़न है जिसके वजह से आज सारे जो मेटल सेक्टर स्टॉक्स है वो नीचे थे। गेल आज 2.63% नीचे बंद हुआ है। तो गेल को मैंने हाल ही में रिकमेंड किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाकी के मार्केट के स्टॉक्स इतने ऊपर ऊपर चल रहे हैं कि वहाँ पे अभी ज़्यादा वैल्यू नहीं बची है। वो सिर्फ मोमेंटम वाले गेम है, और मोमेंटम वाले गेम में जिसको प्रॉपरली ट्रेडिंग करने नहीं आता वो लोग फंस जाते हैं। तो थोड़ा बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी ज़रूरी है। तो ये गेल का जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे मिल रहा है, 83.45 पे मिल रहा है। मैंने तो इस पर टारगेट जो दिया था वो 125 का दिया था मेरे ख्याल से। अभी इस पे जो CLSA का कुछ टारगेट आया है वो 140 का आया है, तो
काफ़ी बड़ा इस पे टारगेट आया है। तो गेल आपके रडार पे रहना चाहिए। HDFC लाइफ तो बहुत लोग इसको लॉन्ग टर्म बेट बोल के इसको बाय करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से गिरे जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जब से इंडेक्स में आया है तब से इसमें गिरावट ही हो रही है। और आज देखोगे तो ये 162.80 पे क्लोज हुआ है। टाटा मोटर्स लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी ये 141 पे बंद था। आज मैं जब बात कर रहा हूँ ये 135.90 पे बंद हुआ है। इसका मतलब इसमें डे बाय डे इसमें गिरावट आ रही है। तो मैं समझता हूँ अगर ये और ज़्यादा गिरे 100 रुपया 105 102 रुपया पे आए तो ये राइट एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक उसके नीचे तो जाने वाला नहीं है। अभी 100 रुपये के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो ये कुछ बातें थी। दो चीज़ें और है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आता है क्या। आज दो IPOs लिस्ट हुए। उन IPOs के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि माझगांव डॉक है जो उसमें से अच्छा IPO है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू मतलब उसका जो वैल्यूएशन पे जो रजिस्टर हो रहा था वो काफ़ी फेयर था। और वहाँ पे मतलब टेबल पे कुछ रखा गया था इन्वेस्टर्स के IPO में, जो भी प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे और वही हुआ। लोगों का अंदेशा था कि पहले तो लगा था 165 का ग्रे मार्केट प्राइस है, फिर 125 पे गया, फिर 100 रुपये पे गया। तो इस तरीके से उसका ग्रे मार्केट प्राइस कम होते गया, लेकिन आज वो आराम से 45% पे लिस्ट हुआ, अच्छा लिस्टिंग गेन दिया। अब मैं उसका थोड़ा बताता हूँ आपको। ओपन हुआ ये 214.90 पे। ये जो इसका हाई जो लगाया है वो 216.95 पे है, वो क्लोजिंग का ही प्राइस है उसका, और वो है अराउंड 171.95 पे। तो इसमें आप देखोगे तो अच्छा खासा आज करेक्शन हुआ है, तो मैंने प्रॉफिट बुक करना सही समझा है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में हो तो आपने वहाँ पे मेरा भी व्यू यही था कि लिस्टिंग गेन लेके निकल जाओ, क्योंकि ये जो शिप बिल्डिंग वाले जो शिपिंग वाले जो स्टॉक्स है उन्होंने हमेशा इन्वेस्टर का वेल्थ डिस्ट्रॉय ही किया है। तो ये भी कुछ अलग काम नहीं करेगा, ये भी अल्टीमेटली वही करेगा, आपका जो पैसा है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए मेरा इसमें रिकमेंडेशन था कि ये IPO लो, सब्सक्राइब करो, लिस्टिंग गेन लो और निकल जाओ। तो वही आज करना था, तो आपका स्ट्रेटजी सही बैठा। दूसरा जो लिस्ट हुआ है वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ। UTI AMC का IPO आया था जिसका आज लिस्टिंग था। उस पर मैंने बोला था कि आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि AMC में पहले से HDFC AMC लिस्टेड है और उसका जो डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड था। तो तभी मुझे ऐसा डाउट आया था, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि IPOs जो आने वाले होते हैं उसके जो पीयर्स होते हैं, पीयर कंपनीज होते हैं, वो पहले ही उसका स्वागत करने के लिए ऊपर जाना चालू होते हैं। और ये केस में अलग हो रहा था, ये केस में HDFC AMC नीचे जा रहा था। और इसका जो एनालिसिस भी मैंने जो इसका थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, तो उस पर से मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये नीचे जाएगा, और वैसे ही हुआ। लगभग ये 20-25% नीचे डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। कितने पे लिस्ट हुआ है ये आप देखोगे तो 52 वीक हाई उसका दिखा रहा है 529.95, 52 वीक लो दिखा रहा है 471.10, और क्लोजिंग इसका है 481.50, और ओपन हुआ है ये 500 पे। तो थोड़ा सा नीचे हुआ है, ज़्यादा नीचे ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद एक 9 रुपया ऊपर जाके वहाँ से ये जो गिरा है ये 471 का उसने लो लगाया है, और उसके बाद 481 पे ये क्लोज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है इसको थोड़ा और गिरने के बाद आप इसमें थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो, लेकिन खैर
आईपीओ के लिए इसमें कुछ रखा नहीं था। ये जो हमारा डिसीजन था कि इसको अवॉइड करना है वो सही निकला। ओके सो गाइज, ये था आज का मार्केट अपडेट्स विद स्टॉक्स बाजीगर। मैं फिर से ये आपको बताना चाहूँगा 2-3 चीज़ें जो मैं पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ। पहला तो ये चीज़ है कि इंडसइंड बैंक जो है उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि उसका हालत येस बैंक जैसा कभी भी हो सकता है। उसमें जो एनपीएज है वो अंडर स्टेटेड है, वो अब तक लोगों को पता नहीं, वो जब बाहर आएगा तब उसमें बड़ा गिरावट आएगा। दूसरा चीज़ तो ये है कि जो भी अब स्टॉक्स चल रहे हैं वो जो रैली है वो फिजल आउट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आते समय बड़े बड़े गैप उसने छोड़े हैं, तो वो गैप भरने के लिए वो नीचे आएगी। और तीसरा ये है कि यूएस का जो इलेक्शन है उसको आपको कभी नहीं भूलना है, वो आपका बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहना चाहिए जब आप मार्केट में काम करते हो, क्योंकि मार्केट में अब जो भी वोलेटिलिटी आती है या आएगी वो सारे के सारे जो यूएस का जो इलेक्शन होने वाला है उसके वजह से आएगी। और इंडियन मार्केट में खैर अर्निंग्स स्टॉक्स जिसमें आपको पता है रिज़ल्ट लास्ट टाइम अच्छा आया था और इस क्वार्टर में उससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा, ऐसे स्टॉक्स में आपको पहले एंट्री लेनी है, उसमें आपका अच्छा पैसा बनेगा। जैसा रिज़ल्ट आए आपको प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। तो अगर ये आप स्ट्रेटजी पूरा वीक रखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। मैं थोड़ा सा मेरा दूसरे काम में बिज़ी हूँ, तो मैं ज़्यादा टेलीग्राम पे पहले जैसा फुल डे एक्टिव नहीं रहता। सुबह सुबह कुछ आइडियाज़ स्टॉक्स डिस्कस करके, कुछ स्टॉकिंग न्यूज़ डिस्कस करके, और थोड़ा मेरा जो पिछला रिकमेंडेड स्टॉक्स है उसमें रिटर्न मिला है वो सिर्फ डिस्कस करके निकल जाता हूँ। लेकिन जब भी मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो मैं बहुत ही डिटेल में फिर से मैं आपसे बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करूँगा और बहुत सारे वीडियोस भी बनाऊँगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मेरा जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है वो एक बार फिर से दे देता हूँ कि मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको मैंने दिए हुए किसी भी स्टॉक्स आइडियाज़ पे काम करना हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, क्योंकि देखो मैं आपके प्रॉफिट या लॉस का किसी चीज़ का मैं भागीदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए आता हूँ, बात करता हूँ। किसी से मैं 5 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मतलब मुझे किसी भी चीज़ के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। एंड आई होप आपका जो ये जो निफ्टी 12,000 तक पहुंचा है उसमें अच्छा खासा पैसा बन गया होगा। तो अभी सिर्फ आपको ये काम करना है, पैसा बांध लेना है, प्रॉफिट बांध लेना है, घर पे लेकर जाना है, ताकि अगर कल को यूएस इलेक्शन के बाद बड़ा फॉल भी आए तो भी जो आपका नोशनल प्रॉफिट है वो नोशनल ना रह जाए, उसमें जो मतलब गिरावट ना आ जाए उस प्रॉफिट में। तो खैर इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।